हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2। तो बच्चों, रिसेंटली एक नया सेट भी आया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। तो सीएमए स्टूडेंट्स, सीएमए इंटरमीडिएट के नए कोर्स के स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम हैं ये वाले, जो कि जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक 2 पेपर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक के साथ तो सॉल्यूशन दिए जो मैंने आपके साथ अभी अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया। ठीक है, अब हम दूसरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज डायरेक्ट टैक्स का पार्ट ही करेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने इसके सॉल्यूशंस रेडी कर दिए हैं। आप लोग अगर कोई ये सॉल्यूशंस चाहता है देखना, तो वो टेलीग्राम पे मेरे नीचे दिए गए लिंक को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से ये PDF को डाउनलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा बाकी हम लोग इस पेपर को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर देना चाहिए था, सही तरीका इसका क्या रहेगा, क्या आंसर्स होने चाहिए, मेरी तरफ से सजेस्टेड आंसर्स। हाँ, कुछ एजम्पशन बेसिस पर आंसर्स में डिफरेंशिएशन आ सकता है, एजम्पशन बेसिस पर, बहुत ज़्यादा नहीं, बट 1-2 कोई एजम्पशन बेसिस पर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी जगहों पर इस क्वेश्चन पेपर को सेट करते हुए एजम्पशंस नहीं दी, मतलब एजम्पशंस लेने पड़ेंगे हमें, बिकॉज क्वेश्चन ही बहुत सारी चीज़ों में साइलेंट है। तो एक बार ये पेपर देखते हैं। ये पेपर देखा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पेपर पहले कर लिया हो। सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए ही प्लीज़ ज़रूर देखना, अदरवाइज ऐसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले सॉल्व करके बैठे हो, तो आप पहले पेपर को सॉल्व करो, चाहे पॉज कर लो वीडियो को, पेपर को सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 1 बाय 1 आप इन क्वेश्चंस को चेक करो कि आप अपने आंसर्स में क्या हो, और मैं अपने आंसर्स का क्या जस्टिफिकेशन दे रहा हूं एज पर इनकम टैक्स लॉ। ठीक है बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल देखो, मैं अगर आप पिछले पेपर से कंपेयर करूं सेट 1 से, तो ये सेट 2 थोड़ा सा अच्छा लेवल है, पहले से कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़िया लेवल है। बट कुछ क्वेश्चंस अभी भी ऐसे मैं कहूँगा कि हाँ, मतलब इतने टफ नहीं है, बहुत ही इजी आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन मुश्किल। तो ये तो मिक्सअप रहेगा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो एवरीवन, तो सेक्शन ए डायरेक्ट टैक्स पे सबसे पहले चलते हैं, जिसमें लिखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5, जो कि हम लोगों ने पहले सेट 1 में भी पढ़ा था। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। मैं आपको अपने सजेस्टेड आंसर दिखा दूं जो मैंने बनाए हैं, ये रहे। ठीक है, ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन ए की आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आओ जरा देख लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। याद करो बच्चों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई में कितनी डिडक्शन, मैक्सिमम लिमिट जो है लीव सैलरी में कितनी थी? 3 लाख रुपए। कुछ याद है सबको? 3 लाख रुपए, 3 lakhs। सो पहले पार्ट का आंसर 3 लाख रुपीज। यस और नो एवरीवन? फिर इसके बाद व्हेन इनकम ऑफ माइनर इज टू बी क्लब्ड, assessee will get deduction under section 10 clause 32। बच्चों याद करो, सेक्शन 10 clause 32 में एक एग्जेम्पशन मिलती थी, क्या? जितना इनकम क्लब हो रखा है, या फिर 1500 रुपए, मैक्सिमम 1500 रुपए साल का, इससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलती। यस और नो? विच एवर इज लेस। सो बेसिकली बी पार्ट इज शुड बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ 1500 नहीं लिखना, जो इनकम, अगर मान लो इनकम क्लब 1000 रुपए हुई है, तब थोड़ी ना 1500 माइनस होगा, तो ये लिखना जरूरी है दैट इनकम क्लब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1500, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। मिस्टर एक्स इज एंगेज इन ग्रोइंग ए मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, हिज इनकम फ्रॉम एक्टिविटी इज 140। सो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आपको फाइंड आउट करनी है, ग्रोइंग ए मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको सेट 1 पेपर याद हो, उसमें सिर्फ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लिखा था, अब ग्रोइंग ए मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। इसका मतलब है यहां पे होना है वो एक्टिविटी का 60-40%। तो 60% के हिसाब से 140 का 60% इज 84,000। तो 84,000 यानी बी शुड बी द करेक्ट आंसर। An individual aged 28 years born in India left for the first time for employment in France on 30th October 2022। तो अगर मैं देखूं कि ये इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और वो पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा है, तो आपने चेक करना है कि कितना टाइम उसका इंडिया में स्टे रहा। तो स्टे जब चेक किया तो अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31। बट अक्टूबर 30 तक तो जाएगा ही। अब मैं अगर इतने सारे महीने में कैलकुलेट करूं, तो टोटल जो है वो करीब 182 डेज हमें चाहिए होते हैं। 182 डेज वाली कंडीशन को पार कर गया। तो क्योंकि टोटल 182 डेज से ज्यादा है,
इसी रीजन से वो रेजिडेंट तो बन गया। अब ये देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है तो एक ही कंडीशन लगेगी, 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगती, याद आ रहा है, ये एक्सेप्शन केस आता है। सो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए ये रेजिडेंट है। और क्योंकि वो इससे पहले कभी इंडिया से बाहर गया नहीं, तो इसलिए वो ROR भी बन जाएगा बच्चों। तो पहला पार्ट फोर्थ का ए इज द करेक्ट आंसर। अगला आ जाते हैं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 to 10 यानी गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससीज, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, ऑल एसएससीज, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो फिफ्थ का भी आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बच्चों याद करो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलती है फ्रॉम द ईयर इन विच इट वाज इंकर्ड। सो ए इज द करेक्ट आंसर सिक्स्थ का भी। आगे बढ़ते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको सिर्फ स्टेट देना है, मतलब बताना है ट्रू और फॉल्स, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग रीजन के साथ जरूर दिया करो, सही रहता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर लॉ इन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। अरे बिल्कुल सही तो बोल रहा है, जिस ईयर में कॉम्पेंसेशन रिसीव होता है कंपल्सरी एक्विजिशन में, उस साल में टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन। याद आया, इनिशियल कॉम्पेंसेशन जब रिसीव होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी ट्रू स्टेटमेंट। आगे आ जाओ, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) इन केस ऑफ इंडिविजुअल असेसिंग हैविंग टर्नओवर अबव 1000 लाख। बच्चों 1000 लाख से कंफ्यूज मत होना, 1000 लाख का मतलब है 10 करोड़, और 10 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको याद है ऑडिट मैंडेटरी होती है। अब क्योंकि ऑडिट मैंडेटरी होती है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। यस और नो? सो ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। आगे आ जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव नेगेटिव इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कह रहे क्या ये मतलब वो ये कह रहे क्लियरली कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नेगेटिव इनकम नहीं आ सकती? गलत जवाब। हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव इनकम आ सकती है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आ सकती है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। A firm resident in India having total income of 1,46,000 is eligible to claim deduction under section 80D। तो भाई अगर कोई पर्सन, फर्म की बात कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म। बच्चों पार्टनरशिप फर्म तो 80D में कहां से डिडक्शन ले सकती है? 80D में सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ले सकते हैं और कोई क्लेम नहीं कर सकता। मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही है और ये फर्म की बात कर रहा है, फर्म डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती। सो फॉल्स स्टेटमेंट है ये, फर्म इज नॉट एलिजिबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? आ जाओ आगे, fill in the blanks. Interest on enhanced compensation received by Mr. A resident individual is 4 lakh, of which 75% pertains to earlier financial years. The amount of such interest is to be included in the total income under the head other sources। कितना याद है बच्चों? पिछले साल का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो इंटरेस्ट जब मिलता है तब टैक्सेबल हो जाता है, और इसमें 50% की क्या मिलती है, डिडक्शन। तो इसका मतलब है कितना टैक्सेबल होगा, 2 लाख रुपए। आप चेक कर सकते हो, मैंने जहां रीजन मुझे लगा कि देना चाहिए वहां मैंने आपको रीजन भी दे दिया, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑफ 2000 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता बच्चों, याद करो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कोई भी अगर कैटेगरी में नहीं आता है तो वो फुली टैक्सेबल हो जाता है। तो 2000 इंटू 12 यानी 24,000 फुली टैक्सेबल हो जाएगा, सिंस नॉट कवर्ड इन एनी अदर कैटेगरी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। 80 TTA में बच्चों सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए की मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, याद है आप लोगों को? तो 10,000 रुपए इज अलाउड। Unabsorbed loss under the head capital gain shall be carried forward for the period of dash assessment years। भैया कैपिटल गेन का जो लॉस होता है, कैपिटल में जो लॉस होता है, अनएब्सॉर्ब कैपिटल लॉस, उसको आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 साल। कितने साल? 8 years। यस एवरीवन। सो आसान था ना, बस कुछ भी नहीं था इसके अंदर। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्वेश्चन स्टेटस पूछ रहा है, ये नहीं समझ पा रहे कि ये स्टेटस का मतलब यहां पर क्या है। या तो लिखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, या फिर लिखते हैं कि स्टेटस ऑफ पर्सन, कि ये कौन से पर्सन में आते हैं। तो मुझे तो स्टेटस ऑफ पर्सन लगा, तो मैंने उस हिसाब से अपने आंसर्स को दे दिया। जैसे हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भाई ये क्या है? एमसीडी। जैसे एमसीडी है दिल्ली में, एमसीडी है, वैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कहीं की, हावड़ा की। और अगर वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो ये एक लोकल अथॉरिटी है। पर्सन की अगर हम डेफिनेशन करें तो पर्सन इंक्लूड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन इंक्लूड्स कौन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अगर आपको याद आ रहा हो, आपको बताना था इनमें कौन से पर्सन कौन है। तो HUF पहला वाला तो लोकल म्युनिसिपल लोकल अथॉरिटी है। सेकेंड वाला बताओ, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। देखो लिमिटेड आ गया मतलब एक कंपनी है, सो कंपनी। थर्ड, मिस्टर अमिताभ बच्चन, एक इंडिविजुअल एसएससी है। फोर्थ, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी है। 5,
जॉइंट फैमिली यानी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात हो रही है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बच्चों किसी में भी नहीं आता तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आता है, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी विल कवर्ड अंडर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। X and Y हु आर द लीगल heirs ऑफ Z, सो इंडिविजुअल है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इस तरीके से मैंने भी अपने आंसर को दिया, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास पूछा नहीं गया था, मुझे लगा कुछ और भी पूछेंगे, बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर सिर्फ वो जो मैंने सोचा वही है तो। Mrs. Mala, resident and ordinarily resident, furnishes the following for the previous year 22-23. Compute her income from other sources as per the assessment year 23-24. So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है अदर सोर्सेज में उसकी इनकम क्या बन रही होगी। तो बताओ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी रिसीव्ड कितनी है? 140। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डिडक्शन मिलती ही नहीं बच्चों, याद करो लॉटरी वाली इनकम पे सेक्शन 57 की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। सो 1,40,000 पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। येस और नो एवरीवन? Yes or no everyone? इसके अलावा गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड, वन ऑफ हर फ्रेंड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ हर सन, भाई पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है। पहली बात, अगर आपको मैरिज वाला पॉइंट लग रहा है तो मैरिज वाला ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल होता, तो इंडिविजुअल कोई गिफ्ट मिल रहा होता तो वो एग्जेम्प्ट होता, बट ये इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा, उसकी मदर को मिल रहा है। तो ऐसे केस में जो भी पर्सन के खुद का अगर मैरिज होगा और वो गिफ्ट रिसीव कर रहा होगा वो एग्जेम्प्ट है, बट अगर उसके पेरेंट्स को मिल रहा है तो उसको पेरेंट्स को वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो 1,01,000 क्योंकि 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। आगे देखते हैं डिविडेंड इनकम फ्रॉम टाटा स्टील 30,000। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड इनकम हम लोग टैक्सेबल करते हैं। 10,000 पे इंटरेस्ट है तो इसकी डिडक्शन मिल जानी चाहिए अंडर सेक्शन 57। बट अगर आपको याद आ रहा हो सेक्शन 57 में 20% का मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड है, तो 30,000 रुपए का अगर डिविडेंड दिया है तो 30,000 का 20% होता है 6,000। 6,000 से ज्यादा के इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट आपने 10,000 खर्च किया बट आपको मिलेगी मैक्सिमम 6,000, तो यहां पर 24,000 रुपए टैक्सेबल ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दिया है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्सेस। बच्चों 48,000 का पेंशन मिला, आपको याद होगा 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 15,000 रुपए पर एनम, विच एवर इज लेस आपको डिडक्शन मिल जाती है, तो वो क्लेम कर लिया 15,000 रुपए पर एनम के हिसाब से 33,000 क्या हो जाएगा यहां पर टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश, ये इनकम एग्रीकल्चर लैंड से जरूर है, ये एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, बट इंडिया से होती तो एग्जेम्प्ट होती ना, ये बांग्लादेश से है तो क्या होगा? टैक्सेबल दोस्तों 24,000 रुपए। तो टोटल इनकम 3,22,000 रुपए होगी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। क्या मेरी बात समझ में आई? आसान है ना? आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आओ देखते हैं बच्चों थर्ड का ए पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है सैलरी इनकम से टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अमर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, निकाल लेते हैं। बेसिक सैलरी दे रखी है 5,000 इंटू 12 60,000 हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है 500 इंटू 12 6,000 होगा। हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस पे डिडक्शन मिलती थी बट ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको पता ही है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं साथ साथ। 300 इंटू 12 इंटू 4 आपको पता है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्पशन मिलती है, बच्चे 2 ही अच्छे तो 2,400 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 12,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। डायरेक्टर फीस की बात कर रखी है क्वेश्चन में। अब तुम जॉब कर रहे हो साथ में डायरेक्टर फीस ले रहे हो, इसका मतलब है बंदा डायरेक्टर है, ये बात तो पक्का है, बट क्या वो सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा? देखो सैलरीज तो इसकी जो टैक्सेबल होनी है वो होनी है, बट अगर कोई डायरेक्टर फीस वो अलग से ले रहा है जो कि नहीं लेते हैं, अगर डायरेक्टर फीस लेते हैं तो वो उसकी अदर इनकम्स में जाना चाहिए, क्योंकि या तो उसका बिजनेस में जाना चाहिए, प्रोफेशन में जाना चाहिए, अगर वो जॉब वाले डायरेक्टर नहीं होते तो, यानी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते तो। बट अभी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही दिख रहा है, एम्प्लॉयर कंपनी से ही मिल रहा है, तो 5,000 रुपए जो साल का अमाउंट है डायरेक्टर फीस, हम इसको टैक्सेबल करेंगे बट इस सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा? अभी यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा, हम इसको अदर इनकम्स में ऐड करेंगे। फिर इसके बाद आपको दे रखी है अमर कॉन्ट्रीब्यूट 14% टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ 14%, तो आपको पता ही है एग्जेम्प्ट हो जाता है कितना? अप टू 12%। तो आपको आरपीएफ के लिए सैलरी का अमाउंट क्या दिया हुआ है? सैलरी क्या लोगे बताओ? 60,000, क्योंकि डीए था है नहीं, फॉर्म कमीशन है नहीं, तो 60,000 का 14% कर देते हैं।
60,000 का 14% हो गया 8400, और उसमें से आपको पता है 12% एग्जेम्प्ट होता है, तो 7200 एग्जेम्प्ट, तो 1200 रुपए टैक्सेबल, यस और नो। इसी तरीके से आप इंटरेस्ट निकालोगे, जो आपको दिया ही हुआ है, इंटरेस्ट का रेट है 13% के हिसाब से 7800। सो हम लोग 7800 को 13 से डिवाइड करके 9.5 आपको पता है एग्जेम्प्ट होता है, सो इतना अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए, तो यहां पे आएगा 2100 रुपए टैक्सेबल आ रहा है, बताओ हाँ या ना। इसके अलावा देखो मोटर कार के बारे में क्वेश्चन में दे रखा है, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार। अब मोटर कार क्वेश्चन में दे रखा है तो याद आता है हमें वो 5 परक्विजिट्स बताए गए थे सर, जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल होंगे बट नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल नहीं होंगे। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बंदा स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड है। देखो क्योंकि क्वेश्चन में पहले से लिख दिया गया ये डायरेक्टर है, तो ऑब्वियस है कि ये डायरेक्टर है, अगर तो डायरेक्टर फीस ले रहा है अगर, तो वो डायरेक्टर ही होगा, और अगर डायरेक्टर है तो ऐसे केस में आपको याद होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में 3 तरह के लोग आते थे। एक, ऐसा पर्सन जो कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉय हो। नंबर 2, अ पर्सन हु इज हैविंग 20% और मोर, यानी सब्सटैंशियल ओनरशिप। नंबर 3, अ पर्सन हैविंग सैलरी इनकम 50,000 रुपए पर एनम से ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब है नॉन स्पेसिफाइड हो गए, जो इनमें कवर्ड नहीं होते उनको परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट कर रखे थे, जहां पे मोटर कार के बारे में भी बात की थी, बट यहां पर मोटर कार अमाउंट फुली टैक्सेबल होगा। नीचे लिखा है एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ 1.7 लीटर कार, बस ये लिखकर छोड़ दिया क्वेश्चन भरपूर साइलेंस बताता है, कुछ नहीं बोलता है, क्या करे भाई, अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ अजम्पशन नोट्स दे रखे हैं। सिंस ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार विल बी टैक्सेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ दैट। बट since question is silent about maintenance of car, it shall be assumed that car running expenses are maintained by employer। अब कार दी तो एम्प्लॉयर ने है, बट उसके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन देख रहा है, यही मान के चलते हैं एम्प्लॉयर ने किए हैं। और क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट अबाउट यूजेज ऑफ कार, कि ये ऑफिशियल यूज है, पार्टली ऑफिशियल पार्टी पर्सनल है, या सिर्फ पर्सनल है, तो हम मान के चलेंगे कि ये पार्टली ऑफिशियल पार्टी पर्सनल है, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल मानते हो तो नेली हो जाता है। ऑफिशियल मानना सही नहीं है, या तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल मानो या पर्सनल मानो। अब पर्सनल मानने के लिए आपके पास गाड़ी की कॉस्ट होनी चाहिए थी, और आपके पास ये पता होना चाहिए था कि गाड़ी की जो रनिंग एक्सपेंसेस क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो मैं मान के चल रहा हूं पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, क्योंकि ये 1.7 लीटर है यानी बड़ी गाड़ी है, तो ऐसे केस में 2400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा। ड्राइवर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो 2400 इंटू 12 मान के चलते हैं, तो 2400 इंटू 12, 2400 इंटू 12 टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 28,800। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर एवरीवन? फिर इसके बाद ये आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी, सबको टोटल कर दो, ग्रॉस सैलरी आ गई, और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। 50,000 रुपए की हमारी टैक्सेबल सैलरी आ गई है 60,100 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारी आ गई टैक्सेबल सैलरी, या फिर कह सकते हैं इनकम अंडर दैट सैलरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। For the assessment year 2023-24, the gross total income of Mr. Chaturvedi was 168,240, okay, which includes LTCG of 45,000 and STCG of 8,000. Institute, please, assumptions देने पे क्यों मजबूर कर रहे हो? बताओ क्वेश्चन के अंदर भाई क्या है ये STCG, ठीक है, नहीं दिया हुआ, फर्क ही नहीं पड़ता इनको, चलो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। अब STCG के बारे में नहीं लिखा कि STCG कौन से वाला है, क्या मैं ये मान लूं ये 111 वाला है, या फिर मैं ये मानूं 111 वाला नहीं है? तो ऑब्वियसली अगर मैं जनरल की बात करूं तो 111 वाले तो सारे थोड़ी ना होते हैं, उसमें लिखा जाता है 111, तो मैं जनरल मानूंगा। ओके सर, आपको याद होगा, आपको एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ 45,000, बस ये देकर, इसके बाद बोल दिया ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, तो 12,000 रुपए की इंटरेस्ट भी मिल रही है आपको, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी मिल रहा है। Mr. Chaturvedi has invested in PPF 60,000 रुपए and also paid a medical insurance premium of 11,000. Mr. Chaturvedi also contributed 15,000 towards public charitable trust eligible for deduction under section 80G. Compute total income and amount of deductions under each section. बताओ क्या होगा? मैं आपको बताता हूं इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी चाहिए, तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, 168,240 आपको दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें हम डिडक्शन क्लेम कर लेंगे सेक्शन 80C की, विच इज पीपीएफ 60,000 रुपए दे रखा है, माइनस करो इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है बच्चों 11,000 रुपए का, वो पे कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी 80D में। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, बात सही है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पे डिडक्शन मिलती है, बट अगर आपको याद हो तो ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस क्वालिफाइंग को 10% ऑफ मतलब 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई के साथ कंपेयर करते हैं, कुछ याद आ रहा होगा, और फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका 50%।
बच्चों याद होगा मैंने आपको डोनेशंस को मैंने आपको 4 अलग अलग हिस्से बताए थे। एक है नॉट एप्लीकेबल 100, एक है 10% 100, एक है नॉट एप्लीकेबल 50 और एक है 10% ऑफ जीटीआई और 50। ये 10% ऑफ जीटीआई और 50 में आता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। अब क्योंकि ये उसमें आता है तो मैंने नीचे नोट दिया है, देखो सबसे पहले तो ये कर दिया मैंने, वर्किंग नोट 1 के अंदर आएगा ये, तो मैंने वर्किंग नोट 1 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट is first compared with 10% of adjusted GTI, lower amount shall be eligible and afterwards 50% of eligible amount shall be allowed as deduction। तो ऐसे हमें काम करना था। सबसे पहले ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट निकाला, फिर हमें नेट क्वालिफाइंग निकालना है। नेट क्वालिफाइंग कैसे निकालेंगे? जो ग्रॉस आया उसको 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई के साथ कंपेयर करना है, विच एवर इज लेस वो नेट ग्रॉस नेट क्वालिफाइंग होगा। अब नेट क्वालिफाइंग के लिए सबसे पहले एडजस्टेड जीटीआई चाहिए होगा। एडजस्टेड जीटीआई में बच्चों आप लोगों को याद होगा हम लोग जीटीआई के अंदर जो भी फ्लैट रेट वाली इनकम्स होती हैं जैसे एलटीसीजी, एसटीसीजी, 111 वो हटा देंगे। तो ऑब्वियसली मैं एसटीसीजी मान के चल रहा हूं कि ये एसटीसीजी 111 वाला नहीं है, इसी रीजन से मैं सिर्फ एलटीसीजी हटा रहा हूं। तो 123240 ये आ गया। इसके बाद डिडक्शंस एटीसी और एटीडी एक्सेप्ट एटीजी सारी डिडक्शन माइनस करनी होंगी, तब आएगा हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम। तो मेरा आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम 52240। ये हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम जो आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको 10% से कंपेयर करने वाले हैं। 10% ऑफ 52240 इज 5224, विच एवर इज लेस इज 5224 और 5224 ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। नीचे स्टेप 3 में मैंने करके दिखाया 50% ऑफ स्टेप 2 यानी 2612 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको 2612 रुपए की डिडक्शन मिलेगी और वो मैंने राइट हैंड साइड पे दे दिया। टोटल इनकम आ गई आपकी 94628 और आप लोग तो जानते ही हैं टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 288A 94630। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारा पेपर सॉल्व कर लिया है, तभी आप ये काम कर रहे हो, तो चेक करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आपकी क्या गलतियां हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है मैं कहूंगा, बट एजम्पशंस देनी पड़ रही हैं जगह जगह पे, ये चीज सही नहीं है। मेंशन एनी 6 इनकम्स व्हिच इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। अब देखो क्या क्वेश्चन है और क्या पूछ रहे हैं, क्या लेवल पे पूछ दिया। एग्रीकल्चर इनकम बताओ बच्चों, आपको तो बहुत सारी एग्जांपल्स पता होंगे। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जैसे कि सेल ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन नर्सरी। बच्चों याद होगा आपको, नर्सरी में अगर आप प्लांट्स ग्रो करते हो, उनको बेचते हो, तो आपको वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। सेल ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड, तो भाई लैंड पर जो आपने एग्रीकल्चर लैंड ऑब्वियसली उस पर क्रॉप्स ग्रो किए, उसको आपने बेचा, तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर आपने फार्म बिल्डिंग किसी को फार्म बिल्डिंग को आप उसमें कुछ इनकम कमाते हो और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हो, तो ऐसी इनकम भी क्या होगी बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम में ही कवर होगी। रेंट फ्रॉम लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कोई एग्रीकल्चर लैंड आपने किराए पर दे दी बट ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, अगर आपने जिसको भी किराए पर दी उसने आगे एग्रीकल्चर किया तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अर्निंग फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, तो फ्लावर्स के अगर हम बात करें, फ्लावर्स को कल्टीवेट करने वाले माली जो होते हैं वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आती है। और इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बैम्बूज, तो बैम्बूज जो है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आती है। तो इसलिए हम लोगों ने 6 पॉइंट्स क्वेश्चन में बोले थे कि 6 एग्जांपल दो, हम लोगों ने 6 इनकम्स बोल दी। ठीक है, आओ जरा आगे देखते हैं। एडवाइज द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एडवांस टैक्स पेबल याद है बच्चों? जी हाँ, एडवांस टैक्स पेबल क्वेश्चन अच्छा है, बट अगेन यहां पर भी असम्पशन बेसिस ही है। आओ जरा देखते हैं कैसे। बिजनेस इनकम दे रखा है, क्वेश्चन में लिख दिया टैक्स ऑफ 4704 इज डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है मैं ये मान के चलूं कि ये टीडीएस कटने के बाद है जो राइट हैंड साइड पे इनकम दे रखी है, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन में केवल नहीं है, इनको पहले लिखना चाहिए था ये नेट बिजनेस इनकम है या ये ग्रॉस है, कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब है मैं मान के चल रहा हूं कि टीडीएस कट चुका है, और अगर टीडीएस कट चुका है तो मैं इसको वापस ऐड करूंगा टैक्स निकालने के लिए। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में बोला एडवांस टैक्स निकालो, ओके सर। एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है 86,000, मैंने एग्रीकल्चर इनकम, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, इंस्टीट्यूट जब सजेस्टेड आंसर निकालेगा तो असम्पशन बेसिस पर आंसर में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि बिल्कुल करेक्ट है, 99% करेक्ट होगा, 1% ऑफ द डिफरेंस विल बी नॉट बिकॉज ऑफ करेक्शन। करेक्शन तो ये 100% होगा, आई एम 100% श्योर, बट द प्रॉब्लम इज कि इंस्टीट्यूट की अपनी एजम्पशन हो सकती है, और क्वेश्चन की शुरुआत में ही पेपर में लिख दिया गया था कि अपने आंसर्स की एजम्पशन जरूर दो कि आपने किस लिए ये एजम्पशन ली, तो आपको वो एजम्पशन देना है। तो मैंने लिखा है अज्यूमिंग दैट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बिजनेस, दैट मींस इट इज नेट अमाउंट। क्या मान के चल रहे हैं? नेट। और अगर नेट है तो मैं वो टीडीएस का अमाउंट वापस ऐड कर दूंगा, एग्रीकल्चर इनकम मैं निकाल दूंगा, टोटल इनकम मेरी सामने आपके आ गई। अब ये जो टोटल इनकम आई है
सिंस एन इंडिविजुअल अर्निंग बोथ इनकम्स, बिजनेस इनकम एज वेल एज एग्रीकल्चर इनकम, आपको याद होगा अगर आप एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर कमाते हो तो आपको भरना होता है टैक्स एज पर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा और कंडीशन फुलफिल्ड है। क्या कंडीशंस होती थी कि एग्रीकल्चर इनकम एटलीस्ट 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो स्लैब लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड हम अप्लाई कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड कंप्यूट टैक्स ऑन इट। तो मैंने निकाल दिया, सबसे पहले एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करके इनकम बताई, टोटल आ रही है 6,01,704 और फिर टैक्स निकाला 32,841 रुपए, 32,841। आगे एग्रीकल्चर इनकम को स्लैब लिमिट के अंदर ऐड करो और फिर टैक्स निकालो। तो मैंने 86 प्लस 2.5 लाख रुपए ऐड कर दिया और टोटल आ गई है 3,36,000। आप ये भी चेक कर लेना उस पर्सन की अगर कोई एज दे रखी हो, नहीं दे रखी तो वो बात और है कि हम लोग 2.5 लाख ही लेंगे। अब टोटल जो है ये हो गया। अब आपको स्लैब रेट लगा दिए 4300, इसका टैक्स आ रहा है। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो 32841 माइनस 4300 यानी 28541 प्लस सेस ऐड करके टोटल टैक्स आ रहा है 29683। सोचना, पहले सुनना ध्यान से, 29683 आ रहा है जिसमें से टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है आपका 4704। तो आपको एडवांस टैक्स कितना देना होगा, 24979, जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं 24980। ये जाएगा बच्चों एडवांस टैक्स के रूप में 24980 टू द नियरेस्ट 10 रुपी। अब आपको पता है यहां तक। इसके बाद एडवांस टैक्स आपको पता होना चाहिए 15 जून तक आपको 15% देना होता है, 15 सितंबर तक 45%, 45% तक देना होता है, 15 दिसंबर तक आपको 75% तक का अमाउंट देना होता है और 15 मार्च तक आपको बैलेंस अप टू 100% देना होता है। यस और नो? तो 15 जून तक मैंने निकाला 24980 का 15% विच इज 3747। 15 सितंबर तक मेरे को पता है 45% तक जमा कराना था तो 11241 आ रहा था, जिसमें से मैं इतना तो जमा करा ही चुका हूंगा। अगर 15 जून की बात कर रहा हूं तो मैं 15 सितंबर तक 7494 जमा कराऊंगा, 15 दिसंबर में अगेन 7494 क्योंकि अप टू 75% अब जमा कराना था, जिसमें से 45% तक मैं जमा ऑलरेडी करा चुका हूं तो वो अमाउंट मैं इसमें से एडजस्ट कर दूंगा तो 7494। और ऑन और बिफोर 15 मार्च यानी आखिरी जो किस्त होगी वो होगी बैलेंस अप टू 100%। तो जो टोटल आ रहा है 24980 उसमें से मैं जो पे कर चुका हूं, डिडक्ट हो चुका है, वो माइनस कर दूंगा, जो बच गया जो पे हो चुका है वो माइनस कर दूंगा और 6245 और पेबल होगा 15 मार्च तक। तो ड्यू डेट्स हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ये क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूं अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर को मिला के इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कर दी कि इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड वाला भी एक सिस्टम निकाल दिया। बट मैं एक चीज क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर रहा हूं पेपर में कि इन्होंने पीजीबीपी का ना सेट 1 में कोई क्वेश्चन बढ़िया डाला, ना ही सेट 2 में कोई बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन मतलब एक प्रॉपर P&L अकाउंट वाला जो क्वेश्चन होता है वो नहीं डाला। बट बेटा ये एक चाल भी हो सकती है इंस्टीट्यूट की कि आपको ये बता दिया जा रहा है कि पीजीबीपी नहीं आएगा और कोई पता नहीं है एग्जाम में पीजीबीपी का पहला क्वेश्चन ही हो, ठीक है, पीजीबीपी कैपिटल गेन, तो दोनों ही इसके अंदर बहुत ही कम पूछे गए हैं। बट मैं बड़ा हैरान हूं इन सब चीजों के लिए। बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। For the previous year 22-23, Mr. स्वरूप has furnished the information। तो आपको कुछ इनकम्स दे रखी हैं और आपको कुछ पेमेंट्स भी दे रखी हैं, ये रही पेमेंट्स, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एनालाइज इज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनकम एंड डिटरमाइन इज टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो टैक्स पेबल और टोटल इनकम दोनों निकालनी है। आओ बच्चों निकालते हैं हम इसको। ये देखो, सबसे पहले टोटल इनकम टैक्स पेबल और मिस्टर स्वरूप का मैं हेडिंग लिखूंगा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। सैलरी इनकम मुझे ऑलरेडी दे रखी है तो 520 मैंने लिख दिया। हाउस ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है 95,000 मैंने लिख दिया, ठीक है। कैपिटल गेन दे रखा है मुझे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, बच्चों जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो सेट ऑफ हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 5,000 रुपए का जो लॉस है वो 30,000 के साथ एडजस्ट करने के बाद बचा कितना, 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। अदर सोर्सेज आपको इनकम दे रखी है, बैंक इंटरेस्ट 18,000, मैं इसमें से क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, मेरी टोटल इनकम आ जाएगी, जीटीआई आ जाएगी 6,58,000। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर इसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U मैं इसमें से माइनस करता हूं। ओके सर, क्वेश्चन में दे रखी है सेक्शन 80C के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, ऑन ओन लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख। अब देखो यहां पर भी एक एग्जम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इस चीज के बारे में कि पॉलिसी कब की है, तो 1/4/12 के बाद की मान के चलेंगे। तो 2 लाख का 10% यानी मैक्सिमम डिडक्शन 20,000 रुपए मिलेगी, तो ये 22 दे रहा है तो 20 ही मिलेगी, ठीक है। फिर ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाइफ के लिए भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी डिडक्शन, 10,000 रुपए दिया है और 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000 रुपए, तो मिल जाएगी डिडक्शन।
पीपीएफ में डिपॉजिट कराया 18,000 रुपए, मिल जाएगी डिडक्शन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C में। अच्छा, फिर इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा अपने लाइफ की, अपनी मेडिकल के लिए 12,000 रुपए, तो ये 80D में डिडक्शन मिल जाएगी। मेडिकल एक्सपेंसेस उसने खर्च किए हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट, यानी अपने भाई के लिए जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अब हमें ये नहीं पता कि उसकी डिसेबिलिटी कौन सा परसेंटेज है। बच्चों याद होगा आपको, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी हो, ये सेक्शन 80DD में आता है, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी हो तो 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है, और अगर 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी हो तो, और 80 से कम हो तो 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिलती है। अब क्योंकि ये फिक्स डिडक्शन का सेक्शन है तो हमें खर्चे देखना ही नहीं है, पूरा 75,000 रुपए फिक्स डिडक्शन यहां पर हमें मिल जाएगी। इसके अलावा डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, बच्चों 80G आपको याद आ रहा होगा, ये 100% और 10% नहीं, नॉट एप्लीकेबल और 100% में आता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो पूरे 10,000 रुपए की 80G में डिडक्शन मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। फिर इसके बाद 80TTA, बच्चों देखो रामकृष्ण मिशन ये कोई भी एंटिटी नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो हम मानेंगे नहीं। तो ये ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं अनटिल अनलेस क्वेश्चन में दिया हो, तो हम लोग नहीं मिलेगी डायरेक्शन, तो नॉट एलिजिबल लिख दिया मैंने, ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद आपको एक और चीज है जो यहां पर नहीं दी होगी, वो आपको अपना दिमाग लगाना है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे आपको पता होना चाहिए, बैंक इंटरेस्ट पे जो बैंक इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको बैंक इंटरेस्ट पे 18,000 रुपए दिया हुआ है, आपको 80TTA पे क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, और वो डिडक्शन आप इसमें से क्लेम कर लोगे। बच्चों एक मेरे से गलती हो गई है, ये क्वेश्चन करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट लिख दिया है मैंने, ये मेरी मिस्टेक है। और वैसे एफडी का इंटरेस्ट मेरे को नहीं पता था ये एफडी का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने बैंक इंटरेस्ट लिख दिया ना, और मैं उस हिसाब से ही डिडक्शन नीचे दे रहा था 80TTA में, जबकि क्वेश्चन में बैंक इंटरेस्ट नहीं है। बैंक इंटरेस्ट तो है बट ये एफडी पर है, और एफडी पर इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है 80TTA में। तो 18,000 रुपये का ये जो इंटरेस्ट है ना, मैंने डिडक्शन क्लेम कर ली है, ये नहीं मिलेगी, तो हटाना होगा हमें। मैं इसको आंसर को करेक्ट करके आपको भेजता हूँ, ठीक है, आपको आंसर करेक्ट करके भेजता हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, तो आपको टेलीग्राम पे करेक्ट करके ही मिलेगा, ये नहीं मिलेगी बच्चों, ये नहीं मिलेगी। इसका मतलब है आपका आंसर 5,03,000 रुपये ना होकर ये रह जाएगा 5,13,000, ठीक है बच्चों। टोटल इनकम आएगी आपकी 5,13,000। 80TTA नहीं मिलेगा क्योंकि सेविंग अकाउंट पे तो मिलता है बट एफडी पे इंटरेस्ट पे नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? तो टोटल इनकम 5,13,000 आएगी, मैं इसको करेक्ट करके आपको भेज रहा हूं, ठीक है अभिमान, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, करते करते ध्यान ही नहीं दिया, गलती हो जाती है यार, किसी से भी हो सकती है। इधर देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मुझे टैक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा था 25,000, हमने निकाल लिया था ना 25 लॉस को एडजस्ट करने के बाद, और आपको पता है इसका टैक्स जो निकालेंगे वो अंदर सेक्शन 112 के हिसाब से 20% फ्लैट लगता है, तो 5,000 रुपए का टैक्स बन गया, ठीक है। फिर बाकी के बचे हुए, अब यहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, स्लैब रेट 488 रह जाएगा, 488 के ऊपर मुझे स्लैब रेट लगेगा, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2,38,000 पर 5%, मैं इसको यहीं करेक्शन कर देता हूं आपके सामने, 238 का 5%, और मैं फिर करेक्शन करके आपको जो भेजूंगा वो करेक्शन करके भेजूंगा 11,900। तो बच्चों ये 500 रुपये का फर्क आ गया, यहाँ पर ये आएगा 11,900, और यहाँ पे भी आएगा 11,900, और ये हो जाएगा 16,900, और फिर सेस भी ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा टोटल, तो 16,900 प्लस मल्टीप्लाई 0.04, ये आ गया 676 आएगा, 20 रुपये का फर्क आ गया इस चीज़ में भी, तो ये आना चाहिए टोटल में 16,900 प्लस 676 विच इज इक्वल टू 17,576, 17,576, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये आंसर बनेगा 17,580। 17,580 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, प्लीज नोट कर लेना, मैं आपको ठीक करके इसको भेज रहा हूं, ठीक है, गलती हो गई मुझसे। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, डिडक्शन, अगला टॉपिक देखते हैं। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, मेरी बात याद रखना, बैंक इंटरेस्ट में डिडक्शन मिलती है 80TTA की, बट सिर्फ सेविंग वाली 10,000, और सीनियर सिटीजन होता तो 50,000 रुपए की। अच्छा अब एक क्वेश्चन पीजीबीपी का दे ही दिया फाइनली, बट
ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलती है बच्चों, याद करो। आपको दिया हुआ ये पार्टनरशिप फर्म है, ओके, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कुछ खर्चे हुए हैं, 9 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्केट सर्वे दोनों ही एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। आपको बताना है 35D में कितनी डिडक्शन मिलेगी, मैं आपको बताता हूं। ये पार्टनरशिप फर्म है बच्चों। पार्टनरशिप फर्म में हम कंपैरिजन 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं सीधा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को एक्चुअल के साथ। सो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, 30 लाख का अमाउंट है, उसका 5% बनेगा 1,50,000, और इसको कंपेयर किया एक्चुअल प्रीमियम एक्सपेंसेस विच इज 9 लाख, तो एलिजिबल अमाउंट 1.5 लाख रुपए ही होगा। इस 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी, यानी 30,000 रुपीज की आपको इसमें डिडक्शन मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? सो ये एक छोटा सा आपके सामने छोटा सा मुन्ना सा पेपर, और इसके अंदर एक आधी गलती हो गई वो मैं आपको भेज रहा हूं, और अगला जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। तो अगला जो सेशन है उसकी वेट करना, मेरे चैनल के साथ बना रहना, और इस चैनल पे और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन, बाय।